हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज नंबर 12 आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ फ्रेंड हमारे कह रहे थे कि जो साइंस एंड टेक का जो सेक्शनल वाला रह गया है और आर्ट एंड कल्चर का, तो हम आज आर्ट एंड कल्चर का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब आज एक पार्ट आ जाएगा और इसका कल एक सेकेंड पार्ट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक का सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभ्यास टेस्ट अभी जो मैं देख रहा था, तो मुझे हिंदी में कहीं पीडीएफ उसका मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो वो जब तक आता है पीडीएफ में, तब तक ये इधर के हम जो साइंस एंड टेक और ये आर्ट एंड कल्चर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो फ्रेंड कह रहे थे, इसीलिए ये मैं बना रहा हूँ, ताकि ये भी आपका सेक्शन कवर हो जाए, ताकि जो आप लोग उसका भी रिवीजन अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने जीएस के पूरे 24 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, टेस्ट नंबर, ठीक है। 24 से 40 तक जितने टेस्ट हैं वो सॉल्व कर लिए हैं, और सेक्शनल के इधर 1 से 8 सॉल्व कर लिए हैं टेस्ट, ठीक है। तो वो भी आप इसे देख सकते हैं। मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए, कुछ फ्रेंड कह रहे थे कि सर पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दीजिए, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम नीचे लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं सारी पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो मतलब अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें इसे, ठीक है। और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करते हैं तो मुझे भी मतलब मोटिवेशन मिलता है, जो भी आप कहते हैं तो अच्छा लगता है, तो मुझे भी मतलब वीडियो बनाने में अच्छा मतलब मोटिवेशन फील होता है, ठीक है। तो जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा कि पित्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पित्रा क्या है, इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह शाहजहाँ के शासकीय वर्षों के दौरान अस्तित्व में आई अलंकरण की एक शैली थी, ठीक है। सेकेंड है कि इस शैली में स्मारकों की दीवारों पर अर्ध मूल्यवान पत्थरों से निर्मित पुरस्कृत पुष्पाकृत डिजाइनों को उत्कीर्ण किया जाता था। थर्ड है कि ताजमहल की दीवारों पर इस अलंकरण शैली का व्यापक रूप से उपयोग मिलता है। तो देखो थर्ड वाला और सेकेंड हमारा सही है, क्योंकि जो पेत्रा द्यूरा ये आपको देखने को मिलती है, ये शैली जो पुष्पाकृत जो संगमरमर के पत्थर होते थे, ठीक है, मूल्यवान पत्थर से निर्मित जो पुष्पाकृत डिजाइनें होती, उन पे उत्कीर्ण किया जाता था डिजाइनों को, ठीक है। जो मतलब बहुत ही मूल्यवान जो पत्थर नहीं होते थे, जो अर्ध मूल्यवान पत्थर होते थे, उनको उन पर उत्कीर्ण करके उनको अच्छा बना दिया जाता था, ठीक है। और ताजमहल में ये अंकरण आपको बहुत बारीकी से देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत व्यापक स्तर पर। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये पित्रा द्योरा जो आपको देखने को मिली थी, ये आपको जहांगीर के शासनकाल में आई थी, ना कि शाहजहाँ के काल में। लेकिन हाँ, शाहजहाँ ने इसको जो है बहुत मतलब उच्च शिखर पे पहुंचा दिया था, ठीक है। तो हमारा जो है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड और थर्ड सही हो जाता है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है एरण गिलुंद और कायथा स्थलों में क्या समानता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है कि सभी भारत में ताम्र पाषाण काल से संबद्ध स्थल है, ठीक है। बी है कि सभी महाजनपदों के प्रमुख राजनीतिक केंद्र हैं, और सी है सभी गुप्त काल के नगर हैं। तो और डी है कि सभी प्राचीन भारत की पत्तन बस्तियां हैं। तो देखो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, जो एरण गिलुंद और कायथा है, ये सभी भारत में ताम्रपाषाण काल के संबंध में जो स्थल हैं उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, इसमें ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि महिलाएं सभा में भाग लेती थी और यज्ञीय कर्मकांडों का संपादन करती थी, ठीक है। सेकेंड है कि विधवा पुनर्विवाह पूर्णतः प्रतिबंधित था। और थर्ड है कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह व्यापक रूप से प्रचलित था। तो ये गलत है, व्यापक रूप से जो बताया गया है, तो इसका कोई मतलब उदाहरण ऋग्वेद में नहीं मिलता है कि जो बाल विवाह का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है इससे, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। और ये देखो, ये जो बुधवा विधवा पुनर्विवाह था, ठीक है, ये प्रचलित था व्यापक स्तर पर, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये प्रतिबंधित नहीं था। और फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि महिलाएं सभा में भाग लेती थी और यज्ञी कर्मकांडों को अपने पति के साथ संपन्न कराती थी, ठीक है, करती थी। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है, केवल एक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सरल
सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर राज्यों को रैंक प्रदान करना है। ठीक है, इसे नीति आयोग द्वारा आरंभ किया गया है, तो ये गलत है, ये नीति आयोग द्वारा आरंभ नहीं किया गया है। और ना ही जो ये आपको देखने को मिलेगा कि जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर ये मतलब इसका उद्देश्य है, ये नहीं। ये जो आपको देखने को मिलेगा जो रूफटॉप सोलर एनर्जी है, ठीक है, उसी के विकास के रूप में ये सूचकांक देता है राज्यों को। ठीक है, और ये इसको जारी करता है, तो जारी इसका नवीन और नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय है, इसके साथ साथ जो है शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, एसोचैम और एनहर्स्ट एंड यंग, ये सब मिलकर इसको जो है मतलब तैयार करते हैं और जारी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगीकार अभियान का एक उद्देश्य है। तो फर्स्ट है कि अंगदान के संदर्भ में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, सेकेंड बी है कि निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए युवाओं को लामबंद करना। और थर्ड सी है कि संपूर्ण जीवन शैली विकल्पों को एक श्रृंखला के अंगीकरण को प्रोत्साहित करके सामाजिक व्यवहार जन्य परिवर्तन को बढ़ावा देना है। ठीक है, डी है कि स्तनपान के लोगों के संबंध में जागरूकता सृजित करना। ठीक है, तो ये कहा गया, तो देखो ये जो अंगीकार अभियान के बारे में बात करें, इसका उद्देश्य तो हमारा सी वाला स्टेटमेंट चाहिए। इसमें कहा गया है कि संपूर्ण जीवन शैली विकल्पों की एक श्रृंखला के अंगीकरण को प्रोत्साहित करके सामाजिक व्यवहारजन्य परिवर्तन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि चौथ और सरदेशमुखी के मध्य विभेदों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि चौथ, जहाँ चौथ दक्कन की जो सल्तनत थी, ठीक है, सल्तनत के पड़ोसी क्षेत्रों से एकत्रित किया जाता था, वहीं सरदेशमुखी को मराठा साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्रों को से एकत्रित किया जाता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है ये वाला। ठीक है, क्योंकि जो सरदेशमुखी और चौथ ये दोनों के दोनों आपको देखने को मिलते थे जो ये मुग़ल साम्राज्य होते थे या दक्कन सल्तनत के जो पड़ोसी क्षेत्रों से ये एकत्रित किया जाता था, ना कि मराठा साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्रों को। ठीक है, और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है कि चौथ और सरदेशमुखी भू राजस्व आंकलन क्रमशः 4% और 10% होते थे, तो ये भी गलत हमारा स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें जो देखने को मिलेगा आपको, तो इसमें देखो मराठा जो आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है, मराठा आक्रमण से बचने के लिए ये चौथ दिया जाता था, जो भू राजस्व का 1/4 हुआ करता था। ठीक है, भू राजस्व का 1/4 हुआ करता था, जो ये मतलब लिया जाता था चौथ, जो मराठा साम्राज्य के आक्रमण से बचने के लिए। और सरदेशमुखी जो है ये अतिरिक्त 10% हुआ करता था। ठीक है, जो मराठा साम्राज्य का वंशानुगत अधिकार होता था, उस पर दावा के आधार पर ये कर लिया जाता था भू राजस्व। ठीक है, तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, हमारा डी वाला स्टेटमेंट ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7। इसमें कहा गया कि मध्यकालीन भारत में तेलुगु साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संगम ग्रंथों का कुछ भाग तेलुगु साहित्य है। ठीक है, और सेकेंड है कि तेलुगु साहित्य अपने चरमोत्कर्ष चोल साम्राज्य के दौरान पहुंचा था। और थर्ड है कि अमुक्तमाल्यद कृष्णदेवराय द्वारा रचित तेलुगु कविताओं का एक समृद्ध संग्रह है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अमुक्तमाल्यद जो है ये आपको कृष्णदेवराय द्वारा रचित एक तेलुगु कविता का एक समृद्ध संग्रह देखने को मिलता है। लेकिन ये तेलुगु साहित्य जो कहा गया है कि चोल साम्राज्य में चरम उत्कर्ष पर था, तो ये गलत है। ये जो आपको देखने को मिलेगा विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है, उसी के समय ये मतलब चरम स्तर पर पहुंचा था, तो ये हमारा गलत है। और जो देखने को मिलेगा ये तेलुगु साहित्य का जो कहा गया है कि संगम ग्रंथों का कुछ भाग तेलुगु साहित्य का है, तो नहीं, ये ऐसा, ये भी गलत है हमारा स्टेटमेंट। इसमें जो देखने को मिलेगा ये तेलुगु साहित्य का नहीं भाग है। ठीक है, संगम साहित्य ये अलग अलग हैं अपने। ठीक है, दोनों के दोनों वो स्टेटमेंट गलत हैं। थर्ड वाला हमारा सही हो जाता है, सी वाला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि प्रागैतिहासिक और प्राचीन भारत में प्रयुक्त लिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि हड़प्पा लिपि चित्रलेखन लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और सेकंड है कि ब्राह्मी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, थर्ड है कि अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेखों के उत्कीर्ण में यूनानी और अमराइक लिपियों का
प्रयोग किया गया है। तो देखो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेख हैं उन्हें उत्कीर्ण करने में यूनानी और अमायिक लिपियों का प्रयोग किया गया है। लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें देखने को मिलेगा जो ब्राह्मी लिपि होती है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है, और खरोष्टी लिपि जो होती है ये दाईं से बाईं लिखी जाती है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। और फर्स्ट वाला जो है कि हड़प्पा चित्रलेखन लिपि में जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभी तक वो लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है। तो 1 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि उत्तर पूर्वी भारत में 19वीं शताब्दी में जल रंगों के द्वारा चित्रित चित्रकला की अल्पकालिक शैली है। इसमें सामान्यतः लोकप्रिय हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया गया है, लेकिन समकालीन जीवन के दृश्यों को भी दर्शाया गया है, ठीक है। हालांकि इसकी विषय वस्तु नगरीय थी, किंतु चित्रकार आसपास के गांवों में निवास करने वाले ग्रामीण प्रवासी थे। इस चित्रकला में विशिष्ट विषय बाल कृष्ण के साथ यशोदा को दर्शाया गया है, ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकला मैरियट और पिकासो की इसकी सरल और परिपक्वता से प्रभावित थे, ठीक है। सरलता और इसकी परिपक्वता से जो है मैरियट और जो पिकासो थे इसे प्रभावित हुए थे। तो इसमें जो ये पैराग्राफ दिया है किसके बारे में, किस चित्रकला शैली के बारे में बात करता है, तो देखो ये पटुकला है, ए ऑप्शन बी है कालीकट, और सी है पेटाकर और मंजूषा, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। जो कालीकट ये चित्रकला है उसी के बारे में ये बताया गया है, क्योंकि इसमें हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता था, ठीक है। और इसकी विषय वस्तु थी हालांकि इसकी विषय वस्तु जो थी वो नगरी थी, और आसपास के जो गांव के निवासी ग्रामीण थे वही इस चित्रकला का करते थे, और इसमें विशिष्ट रूप से बाल कृष्ण के साथ यशोदा को दर्शाया जाता था, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि मुगल शासन के दौरान व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि थोक वस्तुओं के परिवहन से हेतु जल परिवहन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। और सेकेंड है कि खाद्य वस्त्र उत्पाद अंतर क्षेत्रीय व्यापार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक थे। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ये सही हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो है सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो होते हैं खाद्य वस्त्र उत्पाद अंतर क्षेत्रीय व्यापार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक हुआ करता था, और थोक वस्तुओं के परिवहन हेतु जल परिवहन का जो है व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था मुगल शासक में, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में घटिका और मठ शब्द संदर्भित हैं। तो ए ऑप्शन है कि पारंपरिक मृदभांड के कार्य हैं, ठीक है। बी है कि शिक्षण संस्थानों को, और सी है कि काव्यात्मक साहित्यिक रचनाओं को, और डी है कि व्यापार और वाणिज्यिक केंद्रों से। तो देखो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। शिक्षण संस्थान जो हुआ करते थे उन्हीं से संबंधित है ये घटिका और मठ। तो घटिका क्या होते थे, ये उच्च शिक्षण संस्थान हुआ करते थे, और ये मठ क्या होते थे, यहाँ पर आपको देखने को मिलता था जो शिक्षक और छात्र दोनों रहते थे, और दोनों शिक्षण और अधिगमन कार्य में संलग्न रहा करते थे, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। सेकेंड है इसके बोल सामान्यतः अवधी और ब्रज भाषा नामक हिंदी बोलियों में होते हैं। और थर्ड है कि तानसेन सर्वाधिक प्रसिद्ध ध्रुपद गायकों में से एक थे। तो हमारा थर्ड तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि तानसेन सर्वाधिक ध्रुपद गायकों में से एक थे। लेकिन ये सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि ये जो कहा गया है कि ये जो इसके जो बोल होते थे वो सामान्यतः अवधी और ब्रज भाषा में होते थे, तो ये गलत है। ये आपको जो ठुमरी जो संगीत था उसकी विशेषता बताता है, ना कि ध्रुपद की, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ये हिंदी शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि संत बसवन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित था, और सेकेंड है कि वह वैष्णव संत रामानुजम के समकालीन थे, और थर्ड है कि बसवन्ना के प्रसिद्ध वचनों में कल्याणकारी राज्य के संबंध में वर्णन किया गया था, ठीक है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो है बसवन्ना जो था ये इसके प्रसिद्ध एक इसकी रचना थी वचनों, ठीक है। वचनों में इसको देखा गया था, इसने कल्याणकारी राज्य के संबंध में वर्णन किया है।
और ये जो वैष्णव संत हुआ करते थे रामानुज, ठीक है, उन्हीं के समकालीन थे, लेकिन ये वैष्णव संत संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। ये लिंगायत संप्रदाय के जो है लिंगायत जो पंथ था उसके जो आपको देखने को मिलता था, ये बासवन्ना जो थे ये संस्थापक थे लिंगायत के, ठीक है, यानी शिव को मानने वाले थे, ना कि वैष्णव को। तो हमारा जो है 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शहरों और उनकी स्थापना से संबंधित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि शहर है और उसके द्वारा स्थापित राज्य है, तो जौनपुर खिलजी वंश, और आगरा लोदी वंश, और ये हिसार है ये तुगलक वंश। तो देखो इसमें जो देखने को मिलेगा हिसार है ये जो फिरोज तुगलक था, ठीक है, इसी ने इसकी स्थापना की थी, तो तुगलक वंश ये सही हमारा स्टेटमेंट है। और जौनपुर का ये जो कहा गया है खिलजी वंश, तो ये गलत हमारा है, क्योंकि खिलजी वंश में इसकी किसी ने स्थापना नहीं की थी, इसकी भी फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापना की थी, ठीक है, तो ये तुगलक वंश में ही इसकी स्थापना हुई थी। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा है ये भी हमारा सही है, क्योंकि आगरा की जो है लोदी वंश में जो हुआ करता था सिकंदर लोदी, ठीक है, उसी ने इसकी स्थापना की थी। तो 2 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा होयसल मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि होयसल मंदिरों का निर्माण बेसर शैली में किया गया है, ठीक है। सेकेंड है कि इन मंदिरों को तारकीय संरचना में निर्मित किया गया था और इनकी दीवारों पर नक्काशी नहीं की गई थी। तो देखो इसमें ये जो कहा गया है कि नक्काशी नहीं की गई थी, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इन पे जो है नक्काशी जो मूर्तियाँ होती थी, ठीक है, उन पे नक्काशी की गई थी इसमें, क्योंकि इनकी जो ये बहुत ही मतलब जो कोमलता से ये जो मूर्तियाँ होती थी उनकी बहुत ही कोमलता से और नक्काशी की जाती थी जटिलता के साथ, ठीक है, मतलब जटिलता के साथ मतलब नक्काशी की जाती थी, यानी बहुत बारीक नक्काशी की जाती थी जो मूर्तियों की नक्काशी होती थी, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, और जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है ये हमारा सही है, क्योंकि मंदिरों को तारकीय संरचना से निर्मित किया जाता था। और फर्स्ट वाला भी सही है कि होयसल मंदिरों का निर्माण जो है वेसर शैली में किया जाता था। और ये जो होयसल की राजधानी वेलूर हुआ करती थी, इसके बाद इसे हॉलीवुड में स्थानांतरित कर दिया था, और इसका शासक जो होयसल शासक थे इन्होंने 1006 से 1346 ईस्वी तक शासन किया था। तो हमारा जो 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो गए, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया है कि ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में राजा का चयन समिति नामक कबीलाई सभा द्वारा किया जाता था। और सेकंड है इस अवधि के दौरान राजा द्वारा सेनापति के अधीनस्थ एक स्थायी सेना रखी जाती थी। तो ये गलत है, कोई स्थायी सेना राजा के पास नहीं थी, हाँ, लेकिन अगर युद्ध होता था, ठीक है, तो उस समय ये लोग नागरिक सेना की स्थापना करते थे, मतलब नागरिक सेना का गठन करते थे। तो ये गलत है, फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में राजाओं का चयन समिति नामक एक कबीलाई सभा हुआ करती थी, ठीक है, उसी के द्वारा इनका किया जाता था, लेकिन उसके बाद ये लोग वंशानुगत हो गए थे। तो हमारा ए वाला स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किन्हें भारत में अकबर द्वारा आरंभ किया गया है। तो भूमि की मापन के आधार पर राजस्व निर्धारण, ठीक है, और सुदृढ़ नौसेना और वैवाहिक संबंधों की नीति। तो देखो ये अकबर ने इन तीनों चीज़ों का किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया था, कुछ भी इन्होंने शुरुआत नहीं की थी, क्योंकि जो वैवाहिक संबंध थे, ठीक है, ये वैवाहिक जो संबंध हुआ करते थे, इस नीति का जो हुमायूं था उसने इसका शुरू किया था। और नौसेना की जो बात करें तो इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है इनका कि अकबर के पास कोई अच्छी नौसेना थी, या मतलब उन्होंने इसका गठन किया था, क्योंकि इन्होंने जो हज की यात्रा की थी, ठीक है, मक्का की यात्रा की थी, तो वहाँ जो पुर्तगाली जो नौसेना थे, ठीक है, उनसे इन्होंने परमिट लेना पड़ा था, ठीक है। तो अगर ऐसा उनकी नौसेना होती तो उनको ऐसा कुछ नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है। और भूमि के मापन के आधार पर राजस्व निर्धारण जो होता था, तो ये जो खिलजी वंश था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इसने ये शुरू किया था। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, कोई भी इसमें सही नहीं है, अकबर के द्वारा कुछ नहीं स्टार्ट किया गया है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट है कि यह दर्शन वैदिक दर्शन का भाग है, ठीक है, इस दर्शन में व्यवस्थित रूप से प्रकृति से पुरुष के आविर्भाव की चर्चा की गई है तथा शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। इसमें यम नियम और आसन धारण
प्रत्यारण और समाधि होती थी जैसे तत्वों को शामिल किया गया है। तो इसमें किसके बारे में ये पैराग्राफ बताता है, तो न्याय है, ठीक है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, योग दर्शन है, वेदांत दर्शन है। तो देखो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, जो योग दर्शन है उसी के बारे में बताया गया। इसमें यम, नियम, आसन, धारण और प्रत्याहार और समाधि जैसे तत्वों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है कि सातवाहन जो शासक होते थे उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो सातवाहन के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि सातवाहन शासकों ने भूमि अनुदान द्वारा अधिकारियों को पुरस्कृत करने और भुगतान करने की प्रथा आरंभ की थी, ठीक है। सेकेंड है कि सर्वप्रथम सातवाहन शासकों द्वारा शासकों के नाम और चित्र युक्त सिक्के जारी किए थे। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इन्होंने सिक्के जारी नहीं किए थे, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा था जो ये हिंद यूनानी थे, ठीक है, इन्होंने शासकों के नाम के और चित्रयुक्त सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने, ठीक है। तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है और फर्स्ट वाला भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें जो आपको देखने को मिलेगा शासकों ने भूमि अनुदान अधिकारियों को पुरस्कृत करने और जो भुगतान करने की प्रथा थी ये आपको देखने को मिली थी जो हर्षवर्धन थे उनके शासनकाल में सामंती व्यवस्था के अंतर्गत। और इन्होंने ये सातवाहन जो थे ये स्वयं को ब्राह्मण मानते थे, तो ये भूमि दान और ये इन चीज़ों में जो है वो अपने आप को ही सर्वोच्च मानते थे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो कोई भी सही नहीं है। तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन सही हो गया क्योंकि कोई भी सही नहीं है तो यही पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारतीय संस्कृत परिषद आईसीसीआर भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के में सक्रिय रूप से संलग्न आईसीसीआर के संदर्भ में विचार कीजिए। तो ये फर्स्ट है कि यह सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक संबद्ध निकाय है, ठीक है। सेकेंड है इसे 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को सहायता प्रदान करने हेतु अधिदेशित किया गया था। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है, उसी में सहायता प्रदान करने के लिए ये अधिदेशित किया गया था। लेकिन ये संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, ये भारत सरकार की एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है, भारत सरकार की एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। तो ये स्वायत्त संगठन है, तो इसका जो है संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत इसको नहीं रखा गया है। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया है कि जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो गाइज देखो इन चीज़ों को जरूर आपको देखना है कि क्या करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट सेंटेंस में पूछा गया है, ठीक है। इसको आप लोगों को अंडरलाइन कर ही लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि दिगंबर भिक्षुओं द्वारा वस्त्र धारण नहीं किए जाते थे क्योंकि उनका मानना था कि इससे भौतिक वस्तुओं पर निर्भरता और इनके प्रति तृष्णा में वृद्धि होती है, ठीक है। बी है कि उनका मानना था कि स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और सी है कि उनका मानना था महावीर अविवाहित थे। और डी है कि दिगंबरों के विचारों का सबसे आरंभिक विवरण सतपाहुड़ा जो ग्रंथ में प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखो ये वाला हमारा जो बी ऑप्शन है ये हमारा गलत है क्योंकि उनका जो दिगंबर थे इनका मानना था कि जो स्त्री है, ठीक है, पुरुषों को तो मानना था कि उसकी मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियों का मानना था कि जब तक वो पुरुष के रूप में जन्म ना ले तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है, ऐसा मानना था। लेकिन जो श्वेतांबर होते थे उनका मानना था कि वो कहते थे कि स्त्री पुरुष दोनों को जो है मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला हमारा गलत हो गया, गलत पूछा गया है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। इसमें कहा गया है कि यह भारतीय चित्रकार यूरोपीय यथार्थवादी इतिहासवादी चित्रकला शैली के साथ हिंदू पौराणिक विषय वस्तु को समेकित करने के लिए सुविख्यात हैं, ठीक है। वह तैलीय रंगों का उपयोग करने वाला प्रथम भारतीय था। वह अपने कार्य की शिला मुद्रण यानी लिथोग्राफी प्रतिकृति चित्रण की कला में प्रवीण था। उसकी रचनाओं की प्रमुख विषय वस्तु महाकाव्यों और पुराणों के हिंदू देवी देवताओं और कथाएं भी थी, ठीक है, कथाएं थी। और इसकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में दुर्दशाग्रस्त हरिश्चंद्र, जटा युवध और शकुंतला सम्मिलित थे। तो ये
किसके ये जो बताया गया है ऊपर पैराग्राफ, तो इस किसके बारे में बताया गया है, किस चित्रकार या कलाकार के बारे में। तो देखो इसमें ए ऑप्शन है कि अमृता शेरगिल, बी है जैमिनी, सी है राजा रवि वर्मा और अवनींद्र टैगोर। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, जो राजा रवि वर्मा है उन्हीं के बारे में बताया गया है इनको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया कि मध्ययुगीन इतिहास के संदर्भ में मैदान संदर्भित करता है। तो ए ऑप्शन है कि दक्षिण भारत में आपदाओं के समय अनाज हेतु मेहराब दार कच्छ को। ठीक है, बी है कि पूर्वोत्तर भारत में बांस से हस्तशिल्प पर हस्त निर्मित चित्र को। ठीक है, सी है कि उत्तर पश्चिमी भारत में फसल कटाई के उत्सव के दौरान आयोजित खेल को। और डी है कि पूर्वोत्तर भारत में जो शासक को दफनाने हेतु एक प्रयुक्त मेहराब कक्ष को। तो हमारा देखो मैदान जो हुआ करते थे मध्ययुगीन इतिहास में, तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें इस संबंध में सही है, क्योंकि जो पूर्वोत्तर भारत में जो शासक को दफनाया जाता था, ठीक है, उसी के मेहराब कक्ष को जो है मैदान कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 24 इसमें कहा गया कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए ऑप्शन है मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यह रियासतों के साथ एक नियंत्रित विनियामकीय परिवेश में नए उत्पादों के परीक्षण को संदर्भित करता था। और सेकेंड है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के ने वित्तीय उत्पादों हेतु रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए एक सक्षमकारी रूपरेखा जारी की है। तो देखो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। तो देखो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि जो ये रियासतों के साथ एक नियंत्रित विनियामकीय परिवेश में नए उत्पादों के परीक्षण को संदर्भित करता है, और आरबीआई द्वारा जो है वित्तीय उत्पादों हेतु रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए असमकक्ष रूपकारी रूपरेखा जारी की गई है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित शिल्पों और तकनीकों में से किस को भारत में तुर्कों द्वारा आरंभ या प्रचलित किया गया था। तो फर्स्ट है कि भवन निर्माण में चूने के गारे का प्रयोग। ठीक है, मुद्रालय। सेकेंड है कि थर्ड है कि तंबाकू और अनानास की खेती। तो देखो जो ये तुर्कों द्वारा आरंभ किया गया है, तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि भवन निर्माण में चूने और गारे का प्रयोग किया गया था। लेकिन मुद्रालय की बात करें तो ये जो हुआ करते थे, जो जूइश हुआ करते थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ये मुद्रालय ये सबसे पहले गोवा में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। तो ये जो जूइश मिशनरी थे इन्होंने ही मुद्रालय स्थापित किया था। तो ये वाला गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, और ये अनानास की खेती और तंबाकू की खेती तो ये पुर्तगालियों द्वारा ये शुरू की गई थी, ठीक है, भारत में। तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाता है, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 26। इसमें कहा गया है प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित सिद्धांतों की सर्वाधिक प्रारंभिक अभिव्यक्ति आर्यभट्टीय में मिलती है। ठीक है, सेकेंड है कि द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक कालाजार का उपचार ज्ञात हो गया था। और थर्ड है कि समकोण और न्यून कोण की अवधारणा द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ज्ञात हो गई थी। तो देखो इसमें तो थर्ड और सेकेंड सही है, क्योंकि द्वितीय शताब्दी में आपको कालाजार की जो देखने को मिली थी, सेकेंड जो सेंचुरी थी, ठीक है, इसमें देखने को मिली थी आपको कालाजार की जो स्थिति थी, उसको जो है कालाजार जो बीमारी थी उसका उपचार ज्ञात हो चुका था। और समकोण और न्यूनकोण की अवधारणा भी द्वितीय शताब्दी में ज्ञात हो चुकी थी। लेकिन ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय की जो बात की जाती है तो ये इनसे पहले जो आर्यभट्टम थे, ठीक है, इनसे पहले जो शुल्ब सूत्र थे, बौधायन श्रोता सूत्र थे, ठीक है, उनमें इसका उल्लेख किया गया था। तो ये सर्वप्रथम नहीं था, उसके बाद में इसमें मिलता है। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो गए, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 27। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप सातवाहन के काल से संबंधित है। तो रामभर स्तूप है, नागार्जुन कोंडा है, सांची स्तूप है। तो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि नागार्जुन कोंडा जो है सातवाहन शासकों से संबंधित है, ठीक है, इन्होंने ही इसका जो है उल्लेख मिलता है। लेकिन ये भरहूत रामभर और सांची का अगर बात करें तो सांची तो मौर्य काल में इसका जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है,
और रामभर स्तूप की बात करें तो ये जो मल्ल राजा हुआ करते थे काशी में, ठीक है, इनकी जो मृत्यु थी मतलब जो जहाँ मृत्यु हुई थी काशी मल्लगढ़ राज्य में, ठीक है, वहाँ के शासकों द्वारा मल्लों द्वारा इस रामभर स्तूप का निर्माण करवाया गया था काशी में, ठीक है, मतलब कुशीनगर में, ठीक है, काशी में नहीं, सॉरी गाइस, कुशीनगर। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय ग्रंथों की रचना का सही कालक्रम क्या है। तो हमारा संगम साहित्य, त्रिपिटक है, तिरुकुरल है, ठीक है, तिरुकुरल। तो हमारा देखो बताना है कि कौन सा सबसे पहले आया। तो देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो संगम साहित्य है ये आपको 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक देखने को मिला था, ठीक है, 300 BC से 300 जो AD तक देखने को मिला था, ठीक है। त्रिपिटक की बात करें तो ये 600 BC से आपको देखने को मिला था 600 BC से 300 AD तक, ठीक है। और ये तिरुकुलर जो की बात करें तो ये 500 से 500 ईसा पूर्व से 600 AD तक मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है त्रिपिटक की रचना की गई है, ठीक है। उसके बाद जो तिरुकुरल की रचना की गई है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले जो त्रिपिटक की, फिर जो 300 से 600 के बाद की गई है हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा। देखो सबसे पहले त्रिपिटक की हो गई, फिर 500 से 600 की बात जो की जा रही है तो हमारा हो गया सेकेंड थर्ड वाला, मतलब सेकेंड थर्ड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फर्स्ट। नहीं 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 गाइस, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, मुझे लगता है कुछ कन्फ्यूजन है। इसका आंसर मैं क्रॉस चेक करके आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। गाइज इसमें देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि इसमें देखो हमने टाइम ड्यूरेशन तो बता दिया आपको है, तो इसमें देखो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसका जो ऑप्शन अगर सही बात करें तो 2 और उसके बाद 2 3 और 1 होना चाहिए, ठीक है, 2 3 1 होना चाहिए। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका जो है करेक्शन है, ये थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 29। इसमें कहा गया कि हाल ही में रॉयल एस्ट्रोनॉमिक सोसाइटी ने प्लूनेट नामक एक आकाशीय पिंड के नए वर्ग को परिभाषित किया है, जो जो मतलब क्या है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला लाखों धूल कण हैं, ठीक है। बी है कि सुदूर आकाश गंगाओं में स्थित अत्यंत छोटे ग्रह हैं जो द्रव्यमान खो देते हैं और तारों में समाहित हो जाते हैं, ठीक है। सी है कि बड़े तारों की परिक्रमा करने वाले तारे हैं, ठीक है। डी है कि खगोलीय पिंड है जो प्रारंभ में चंद्रमा के रूप में परिक्रमा करते थे किंतु अंततः अपनी कक्षा को छोड़कर स्वतंत्र ग्रह बन गए। तो हमारा ये डी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ये प्लूनेट की जो खोज की है तो इसमें जो है खगोलीय पिंड, इन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है, ठीक है, जो प्रारंभिक में चंद्रमा के रूप में परिक्रमा करते थे किंतु अंततः अपनी कक्षा को छोड़कर वो स्वतंत्र ग्रह बन गए हैं, ठीक है। उन्हीं को प्लूनेट के नाम से जाना जाता है, आकाशीय पिंड। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड जो था, ठीक है, उसी के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निकाय है, ठीक है। सेकेंड है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का सचिव केंद्रीय वक्फ परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। सेकेंड थर्ड है कि यह वक्फ बोर्डों के प्रदर्शन पर परिषद को जानकारी प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर सकती है, मतलब जारी कर सकता है। तो देखो इसमें जो कहा गया है तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है। जो वक्फ बोर्ड हुआ करते हैं इन्होंने, इनके द्वारा जो है प्रदर्शन का परिषद को जानकारी प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर सकता है। लेकिन सेकेंड में गलत है, इसका जो है सचिव, इसका जो आपको पदेन अध्यक्ष नहीं होता है, इसका जो मंत्री होता है, ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। और जो ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो है इसे यह एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। तो ये वक्फ एक्ट था, ठीक है, 1954 का, ठीक, उसी के अंतर्गत बनाया गया था। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है।
तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा गया है कि हाल ही में प्रारंभ प्रोजेक्ट SU.RE यानी श्योर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत को अग्रणी सूती वस्त्र निर्यातक के रूप में स्थापित करना है। सेकेंड है, इसे वस्त्र मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया है। तो देखो ये गलत स्टेटमेंट है, ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत और उद्योग मंत्रालय वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है। ये आपको देखने को मिलेगा जो भारतीय वस्त्र संघ है, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, भारतीय वस्त्र संघ और संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त पहल द्वारा इसे शुरू किया गया है। और ये फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो है साधारणीय फैशन की दिशा में एक कदम है, ठीक है, उसी का निर्माण के लिए काम करता है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सस्टेनेबल रिजोल्यूशन की बात करता है ये जो श्योर है, ठीक है, प्रोजेक्ट श्योर है। तो हमारा जो है दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है इसमें, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित सूफीवाद के संदर्भ में मलफूजात और मुक्तुबात और तज़किरा है। तो तज़किरा ये क्या है तीनों चीज़ें? तो फर्स्ट है कि सूफी संतों की दरगाहों में प्रयुक्त अलंकरण शैली है, ठीक है। सेकंड बी है कि सूफी परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्रोत हैं और सूफी संतों को प्रदान की जाने वाली पदावलियाँ हैं और सूफी परंपराओं के उप संप्रदाय हैं। तो इसमें जो देखने को मिलेगा, इसमें देखो हमारा सही हो जाता है फर्स्ट जो बी वाला ऑप्शन है। इसमें कहा गया है कि सूफी परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग की जाने वाले स्रोत हैं, ठीक है, तो बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 33। इसमें कहा गया कि प्राचीन भारत के संदर्भ में कुटागार शाला संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है कि ठहरने वाला वह स्थान जहाँ सामान्यतः विभिन्न संप्रदायों के अनुयायियों के मध्य दार्शनिक चर्चाएं होती हैं, ठीक है। बी है कि उस किले को जिसमें ईश निंदा के अपराध के दोषियों को रखा जाता है। और सी है कि उस समूह को जिसे राज्य प्रायोजित धार्मिक गतिविधियों की योजना बनाने और उनका प्रसार करने का कार्य सौंपा जाता है। और डी है हमारा कि निर्यात किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मामलों के परिष्करण कारखाने को, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, जो ये कुटागारशाला है, ठीक है। इसमें ठहरने वाले वह स्थान होता है ठहरने वाला जहाँ सामान्यतः विभिन्न संप्रदायों के अनुयायियों के मध्य चर्चाएं होती हैं, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन ये सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहा गया है कि गुप्त काल के दौरान सामाजिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि क्षत्रियों ने ब्राह्मण के वर्चस्व को कम होने के कारण समाज में शीर्ष दर्जा प्राप्त कर लिया था, ठीक है। सेकेंड है कि शूद्रों को धार्मिक ग्रंथों को सुनने की अनुमति दी थी। और थर्ड है कि उच्च जाति की महिलाओं को उत्तराधिकार में भू संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति प्रदान होने के कारण उनकी स्थिति में सुधार हुआ था। तो ये गलत है, इनको कोई ऐसा उत्तराधिकार नहीं दिया गया था। ये जो पुरुष के अपनी जीविका के लिए पुरुष पर निर्भर रहती थी, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं था। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों को सुनने की अनुमति दे दी गई थी शूद्रों को, लेकिन पढ़ने की अनुमति अब भी नहीं थी उनको, ठीक है। और क्षत्रियों के ब्राह्मण का वर्चस्व कम होने के कारण समाज में शीर्ष दर्जा प्राप्त हुआ था। तो नहीं, इस समय जो ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, ना कि कम हुआ था। तो हमारा जो है सेकेंड स्टेटमेंट सही है केवल, और तो सारे स्टेटमेंट गलत हैं। तो हमारा जो है डी वाला ऑप्शन सही हो गया, केवल दो। नेक्स्ट है कि प्रायः सुर्खियों में देखा जाने वाला ड्रैगन फ्लाई मिशन है। तो ये ऑप्शन है खेती में लाभकारी भूमिका के कारण ड्रैगन फ्लाई संरक्षण से, ठीक है। बी है कि उत्पन्न लड़ाकू हेलीकॉप्टर विकसित करने। और सी है कि जीवन की खोज करने की लिए शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के लिए रोबोटिक्स युक्त मिशन है। और डी है अगली पीढ़ी तक कंप्यूटर प्रोसेसिंग विकसित करने से है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, जो जीवन की खोज करने के लिए शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के लिए रोबोट युक्त मिशन है। तो हमारा जो ये ड्रैगन फ्लाई है इसी के संदर्भ में सही है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा गया कि औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो फर्स्ट है कि दक्कन की ओर विस्तारवादी नीति, ठीक है। सेकेंड है कि मनसबदारी व्यवस्था की क्रमिक विफलता, और थर्ड है कि धार्मिक भेदभाव। तो इसके बारे में जो बात की जा रही है तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये मतलब औरंगजेब की मतलब नीतियाँ थी। तो हमारे जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 37। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है। तो फर्स्ट है कि मगध की राजधानी का राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरण, और बी है कि वर्धमान महावीर को ज्ञात ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति, सी है सिकंदर द्वारा उत्तर पश्चिमी भारत का पर आक्रमण, और डी है कि अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन। तो इसमें देखने को मिलेगा सबसे पहले अगर बात करें कि कौन सी ये घटना हुई है, तो इसमें देखो महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ये आपको देखने को मिली थी जो 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। और तो ये सबसे पहली घटना हुई थी। और जो पाटलिपुत्र की जो बात करें तो ये हमारा तो बी वाला देखो ऑप्शन सही हो जाता है, महावीर, ठीक है। लेकिन पाटलिपुत्र की बात करें तो ये 460 के करीब जो है आपको ईसा पूर्व के करीब जो उदयन ने इसको स्थानांतरित किया था। और सिकंदर तो 326 ईसा पूर्व के समय आया था, और 250 ईसा पूर्व में ये तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। तो और सारे जो है मतलब बहुत बाद में हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा 38। इसमें कहा गया है कि वह 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक थे। भगवत गीता पर आधारित उनकी शिक्षाएं सर्वोच्च देवताओं के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित थी। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के लिए सत्रों और मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया, और कर्तन घोष उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक थी। तो किसके बारे में कहा गया है ये ऊपर, तो ये नामदेव हैं। सेकेंड है कि शंकराचार्य हैं, और शंकराचार्य हैं, शंकरदेव हैं, और रामानंद हैं। तो किन के बारे में ये कहा गया है, तो हमारा देखो बी वाला ऑप्शन सही है। जो शंकराचार्य हैं इन्होंने ही जो है उधर असम के क्षेत्र में उत्तरार्ध में आपको 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वैष्णव के प्रमुख समर्थकों में से एक थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि 39। इसमें कहा गया है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया है। तो बारामिहिर, चरक, सुश्रुत और बगभट्ट, ठीक है। तो देखो इसमें बारामिहिर ने चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं इन्होंने योगदान दिया है, क्योंकि ये देखने को मिलता था ये जो भारतीय खगोल और गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री थे, ठीक है, न कि ये जो है कोई चिकित्सक थे। लेकिन चरक, सुश्रुत और बगभट्ट जो थे ये तीनों के तीनों चिकित्सक थे। तो हमारे 2, 3 और 4 तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि बाबर के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो फर्स्ट है कि विदेशी आक्रमण के विरुद्ध बेहतर सुरक्षा, ठीक है। भारत के विदेशी व्यापार का सुदृढ़ीकरण और अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना। फोर्थ है कि मंदिरों के व्यापक स्तर पर विनाश। तो देखो इसने व्यापक स्तर पर कोई विनाश नहीं किया है, ठीक है। और ये अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना में भी इसने उसके मानक भी नहीं पूरे कर पाया था, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। लेकिन ये विदेशी आक्रमणों के ये काबुल और कंधार वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर व्यापारिक सुदृढ़ीकरण और बेहतर सुरक्षा का प्रबंध किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि सूफी परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सूफियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या करने का प्रयास किया है, और सूफियों ने राजनीतिक सत्ता और राज से पूर्ण अलगाव के साथ कठोर जीवन शैली को बनाए रखा। और थर्ड है कि शेख द्वारा अनुयायियों यानी मुरीदों को नामांकित करने के साथ साथ सूफियों के लिए आध्यात्मिक आचरण के नियम भी निर्धारित किए थे। तो थर्ड भी सही है और फर्स्ट भी सही है। लेकिन ये वाला हमारा जो सेकंड है ये गलत है, क्योंकि इनका मानना था कि अगर कोई ये राजनीतिक सत्ता से जुड़े रहे थे, क्योंकि इनका मानना था कि कोई बिना मांगे अगर कोई दान देना है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग मतलब राजनीतिक सत्ता से जुड़े हुए थे, लेकिन थे पृथक, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहा गया कि 42 इसमें कहा गया कि लुप्त प्राय जो भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण योजना यानी SPPEL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य देश की उन भाषाओं को प्रलेखित और संग्रहित करना है जो लुप्त प्राय हो चुकी हैं अथवा निकट भविष्य में उनके लुप्त प्राय होने की संभावना है, ठीक है। और सेकेंड है कि यह योजना संस्कृत मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है। तो देखो ये फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है, लेकिन जो ये सेकेंड वाला है ये गलत है, क्योंकि ये संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। इसे 2013 में स्थापित किया गया था। इसमें 117 भाषाओं को जो है सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है।
जो विलुप्त हो चुकी हैं या मतलब होने की स्थिति में हैं, और अब जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया गया है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहा गया कि ऐहोल शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि यह शिलालेख उपजाऊ रायचूर दोआब में मालप्रभा नदी के तट पर स्थित है और इसकी रचना रवि कीर्ति नामक कवि द्वारा की गई थी। यह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। तो ये देखो, राष्ट्रकूट वंश से तो ये संबंधित नहीं थे, ठीक है, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा जो हुआ करते थे जो चालुक्य वंश, ठीक है, उससे संबंधित थे। और इसमें इस जो शिलालेख में ऐहोल में ही बताया गया कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को यहाँ पे हराया था, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाता है हमारा स्टेटमेंट। और जो कहा गया है कि फर्स्ट वाला, तो ये वाला सही है, क्योंकि जो शिलालेख उपजाऊ रायचूर दोआब में मालप्रभा नदी के तट पर अवस्थित है और इसमें रवि कीर्ति नामक कवि ने के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन गलत पूछा गया है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, ये गलत है हमारा, ठीक है। 44 इसमें कहा गया कि मौर्य राजवंश अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य लोगों को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित करना और उनका धर्म में परिवर्तन करना, ठीक है। सेकेंड है कि अशोक ने धम्म के सिद्धांतों के शांतिपूर्ण संचालन के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है। तो देखो, ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो शांतिपूर्ण संचालन के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी, और इसमें जो ये नियुक्ति की थी उनकी अगर बात करें तो उसमें जो न्यायाधीश हुआ करते थे उन्हें रज्जु कहा जाता था, और जो ये हुआ करते थे जो धम्म के लिए जो नियुक्त किए गए थे उन्हें धम्म महामारा कहा जाता था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा जो है गलत हो जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि ये अनुयायी हुआ मतलब किसी और धर्म का मतलब आकर्षित करते थे और धर्म को प्रमुख उद्देश्य देते थे, और बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित थे, उनका धर्म परिवर्तन कराना था। तो ऐसा धर्म परिवर्तन वो नहीं कराते थे, वो खुद थे, वो बुद्ध के अनुयायी थे, मतलब बुद्ध धर्म के जो अशोक, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि जो दूसरे धर्म है उनको उनका अनादर करें या उनको प्रेरित करें कि आप लोग जो है बौद्ध धर्म को अपनाएं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार जरूर किया था, ठीक है। तो हमारा जो है सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो रचना है और उसी के रचनाकार दिए हुए हैं। तो अष्टधाई परिणी, ठीक है, नाटक शास्त्र भरत और धातु पाठ आर्यभट्ट। तो देखो, अष्टधाई की परिणी ने रचना की है और नाट्य शास्त्र की ये भरत मुनि ने। लेकिन धातु पाठ की अगर हम बात करें तो इसकी रचना भी जो देखने को मिलेगी धातु पाठ की, तो जो ये रचना है ये भी अष्टधाई ने ही इसकी रचना की है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन आर्यभट्ट की अगर रचना की बात करें तो इनकी आर्यभट्टम थी और आर्यभट्टियम थी और आर्य सिद्धांत थी, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कहा गया कि मध्यस्थता पर सिंगापुर अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कहा गया कि यह फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, यह समाधान समझौतों को लागू करने के अधिकार और व्यापार विवादों का समाधान करने के प्रभावी तरीकों के लिए सामंजस्यपूर्ण विधिक ढांचा स्थापित करता है, ठीक है। सेकेंड है कि यह हाल ही में भारत ने इसे अभी समय पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखो, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और ये सिंगापुर में देखने को मिला था। जो ये मध्यस्थता थी, जो अपने अधिकार और जो व्यापार के विवादों को समाधान करने के लिए एक मतलब सामंजस्य विधिक ढांचा स्थापित किया जाता है इसके अंतर्गत। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 47। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से किन राजाओं को अशोक के शिलालेखों के में उल्लेख है। तो देखो, चोल है, पांड्य है, केरल पुत्र है। तो इसको देखने को मिलेगा, इसमें जो तीनों के तीनों जो हैं जो दक्षिण भारत के ये राज्य थे, ठीक है, चोल थे, पांड्य थे, केरल पुत्र मतलब जिनको चेरा के नाम से जाना जाता था। तो इन तीनों का उल्लेख मिलता है अशोक के शिलालेखों में। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय भाषा दर्जा देने के लिए साहित्यिक अकेडमी द्वारा निर्धारित मापदंड नहीं है। तो फर्स्ट वाला है कि प्रासंगिक ग्रंथों के अति प्राचीनतम यानी 1500 से 2000 वर्षों से अधिक अभिलिखित इतिहास को, ठीक है, बी है कि संबंधित भाषा में रचित प्राचीन साहित्य ग्रंथों को एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसे उस भाषा को बोलने वाली पीढ़ियाँ अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार करती हों। सी है कि मौलिक साहित्य परंपरा को किसी अन्य भाषा समुदाय से ग्रहण ना किया गया हो। और ये थर्ड है कि हमारा डी ऑप्शन है कि शास्त्रीय भाषा और उनके परवर्ती रूपों में
प्रशाखाओं के मध्य कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। तो देखो डी वाला हमारा ये गलत है इसके संबंध में, क्योंकि ऐसा कोई मापदंड नहीं रखा गया है। ठीक है, जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए इनके तीनों, ये ऊपर के जो तीन मापदंड देखने को आपको मिल रहे हैं, ये तीनों मापदंड रखे गए हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट जो है डी वाला हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 49। इसमें कहा गया है कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में अमर भंडारवाड़ा और मान्य निम्नलिखित में से किसके विभिन्न प्रकारों को संदर्भित करता है? तो जल संचय विधियों को, शस्य प्रतिरूपों को, भूधृति पद्धतियों को और खाद्य भंडारण विधियों को। तो देखो सी वाला ऑप्शन सही है हमारा। जो भूधृति पद्धतियाँ मतलब लैंड टेन्योर के बारे में जो बात करता है ये, क्योंकि ये भारतीय जो मध्यकालीन इतिहास के संबंध में भंडारवाड़ा, मान्य और अमर होती थी। ये मतलब भूमि के प्रकार हुआ करते थे। तो अमर भूमि जो होती थी ये अमर नायकों को दी जाती थी जो सेना में होते थे। ठीक है, और जो ये भंडारवाड़ा होता था तो ये आपको देखो कि जो राजा के पास भूमि होती थी उस पे जो है कर प्राप्त किया जाता था, और ये जो मान्य होती ये कर मुक्त भूमि हुआ करती थी। ठीक है, तो ये मतलब भूमि की श्रेणियाँ थी तीनों। ठीक है, तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है कि 50 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि शक शासक रुद्रादमन के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उसके शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, और सेकेंड है कि प्राचीन भारत में काव्य शैली का प्रारंभिक प्रतिरूप रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख में से प्राप्त होता है। तो जो इसमें कहा गया है, तो देखो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा सारे जो स्टेटमेंट है, तो सेकेंड वाला तो स्टेटमेंट इसमें सही है, क्योंकि प्राचीन भारत में काव्य शैली का प्रारंभिक प्रतिरूप जो है रुद्रदमन के जूनागढ़ जो शिलालेख है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन जो ये कहा गया है कि उसके शासनकाल में, जो रुद्रदमन के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, तो नहीं नहीं ये गलत है। इन्होंने उसका जो है जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब रिनोवेशन करवाया था, ना कि इसका जो है निर्माण किया था। इसका निर्माण जो है मौर्य शासनकाल में किया गया था। तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो हमने यहाँ 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। इसका सेकेंड पार्ट आप लोगों को कल मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो गाइज़ तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसे आपको फ़ायदा मिल रहा है वैसे आपके अगर दोस्त को भी मिल जाएगा तो उसका बेटर परफॉर्मेंस उसका भी हो पाएगा। जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग जो है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हम सीएससी फैमिली में जो भी हैं, तो मतलब कुछ हमारे दोस्त जो हैं इस पे जो वीडियो सुनते हैं वो लोग शेयर भी करते हैं, कई जगह शेयर करते हैं, और उसके साथ साथ लाइक तो करना भूलते ही नहीं। और देखो गाइज, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो आप बेल आइकन है उस पर प्रेस कर लें। जो भी वीडियो डालूं मैं आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे। ठीक है, वहाँ आप मैं सारी पीडीएफ इसको शेयर कर देता हूँ। आप लोग पूछ रहे थे कि मतलब इसकी सर पीडीएफ भी मिल जाए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से नीचे लिंक दिया है, तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, तो उसका और भी रिवीजन कर पाएंगे आप लोग। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।